हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर समाज शास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि किस समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा हिंदू समाज में। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि किस काल में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है? तो इसका उत्तर होगा विशेष तौर पर मध्यकाल में। मध्यकाल में ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त परिवार व्यवस्था में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं के प्रति क्रूरता अपराध निरोधक विधेयक का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1995 में। दिसंबर 1995 में ही महिलाओं के प्रति क्रूरता अपराध निरोधक विधेयक का प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 1961 में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम कब बना? तो इसका उत्तर होगा 1986 में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्त्री तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बना? तो इसका उत्तर होगा 1956। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1 मई 1958 को। 1 मई 1958 को ही स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजीकरण क्या है? मतलब समाजीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक स्वचेतन प्राणी में बदलती है। सरल शब्दों में कहें तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिला उत्पीड़न की प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर होगा दहेज से संबंधित यातनाएं व हत्याएं, पत्नी को पीटना, भावनात्मक दुर्व्यवहार, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, नारी हत्या और भ्रूण हत्या, ये सभी महिला उत्पीड़न की प्रकृति हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? मतलब वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण महिलाओं पर उत्पीड़न होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुरुष प्रधान समाज, धार्मिक रूढ़िवादिता, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, संयुक्त परिवार, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, ये सभी कारण उत्तरदायी हैं महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के लिए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दहेज क्या है? तो इसका उत्तर होगा सामान्यतः दहेज का अर्थ उस राशि, वस्तु या फिर संपत्ति से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है। सरल शब्दों में कहें तो वे सभी वस्तुएं जो वस्तु कन्या पक्ष वर पक्ष को विवाह के समय देता है, फिर चाहे वह नगद राशि हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर संपत्ति हो, वह सभी दहेज कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पुरुषों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पाने में औरतों को अभी 1000 वर्ष लगेंगे। दुनिया की 98% पूंजी पर पुरुषों का कब्जा है, इस कथन का उल्लेख किस रिपोर्ट में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विवाहित स्त्रियों के लिए घरेलू कार्यों को करना अधिक उचित होगा अपेक्षाकृत इसके कि वे कभी न थकने वाली
मशीनी गति की नकल करें, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा 10 आवर्स एडवोकेट का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जब तक घर का कामकाज निजी उत्पादन का मामला बना रहेगा तब तक स्त्रियों को दोहरे दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। यह किस विचारक का मानना है? तो इसका उत्तर होगा मार्गरेट बेंस्टन का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि परिवार के बाहर श्रम बाजार में क्षमता लैंगिक विभाजन औरतों को पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखता है, तब भी जब वे स्वयं वेतन पाती हैं। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा हाइडी हार्टमान का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उन परिवारों के बारे में हमारा क्या मत है जिसमें पुरुष खेतों पर कार्य करते हैं परंतु परिवार के रिवाज के अनुसार महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा आंद्रे बेतेई का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था मानव कार्यकलापों का विस्तृत क्षेत्र होती है जिनका संबंध साधनों के विवेकपूर्ण एवं परिसीमित उपयोग एवं संगठन से होता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा रेमंड फर्थ का। यह कथन रेमंड फर्थ ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि परिवार की पूंजी यानी निजी फायदे के आधार पर खड़ा होना सर्वहारा वर्ग में, जहां मजदूरों के बच्चे तिजारत का मामूली सामान और स्वयं एक औजार बनते जा रहे हैं, वहीं पूंजीपति वर्ग में औरतों की स्थिति उत्पादन के एक औजार के सिवा और कुछ नहीं है। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि श्रम और जायदाद के गुण और मांग के लिहाज से असमान वितरण के पहले अंकुर परिवार में फूटे, जहां औरतों और बच्चे पुरुष के गुलाम की तरह हैं। इस कथन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा द जर्मन आइडियोलॉजी में। इस कथन का उल्लेख द जर्मन आइडियोलॉजी में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पितृसत्ता का पहले से मौजूद होना और महिलाओं को अपने बच्चों के पास रहने की अनिवार्यता के चलते लिंग श्रमिकों को बांटने का सबसे प्राकृतिक मानदंड बनकर सामने आता है। इन शब्दों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा वुमेन इन क्लास सोसाइटी में। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।